नमस्कार दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का हमने एक फर्स्ट वीडियो बनाया था और अब हम देखेंगे कि पार्ट 2 में किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था और उनका आर्थिक व्यवस्था कैसे थी। और कहीं ना कहीं इस सेक्शन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन शूट अप होते हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान से कंसेप्ट अगर समझ लेंगे तो बहुत फैक्ट समझना आसान हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक फैक्ट के लिए सिर्फ आपको अलग से वीडियो बना दें। पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद हम एक एक करके फैक्ट के वीडियो बना देंगे। कम से कम एक वीडियोज के अंदर 100 150 फैक्ट्स रहेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से आते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, भाई सामाजिक जीवन कैसा रहेगा। अभी इन्होंने जस्ट किससे कृषि का विकास करना शुरू कर दिया। अस्थायी जीवन जीने के बाद तुरंत ये जो है एक नगरीय सभ्यता की तरफ आते हैं, क्योंकि कृषि में अधिशेष की संभावना देखने को मिलती है। तो अभी अभी इन्होंने एक सभ्यता का विकास किया था, तो बहुत ज्यादा इसमें जटिलता नहीं थी, बहुत ही शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि इनके साथ बहुत ज्यादा हमें हथियारों की प्राप्ति नहीं हुई है। जब हथियारों की अधिक मात्रा में प्राप्ति होती तो कहीं ना कहीं हम लोग कहते कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव थे, आक्रमणकारी थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन इनके स्थल से बहुत किसी भी साइड से अगर हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा हथियारों की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण लोग थे और व्यवस्थित समाज था। अगर हम बात करें सामाजिक समानता का प्रमाण, इसके अंदर अभी भी बहुत ज्यादा ऊंच नीच की भावना नहीं आई थी। लेकिन ऐसा हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 2 पार्ट में लोगों को डिवाइड किया गया था। जैसे कि कुछ लोग एक ऊंचे स्थान पे रहते थे जिसको सीटाडेल के नाम से जानते थे, दुर्ग, सीटाडेल या दुर्ग। और कुछ लोग निचले स्थानों पे रहते थे, ये लोग कुछ लोग निचले स्थान पे। तो जो यहाँ पे रहते थे वो अपनी सुरक्षा के कारणों को ध्यान में रख के, हो सकता है कि कुछ उस समय शासन और प्रशासन के भी कुछ तत्व देखने को मिलते हैं जो जिनका वर्चस्व थोड़ा बहुत स्थापित हो गया होगा, वो अपनी सुरक्षा के लिए इन ऊंचे ऊंचे स्थानों पे टीला बना के रहने लगे थे। लेकिन जो आम लोग थे वो कहीं ना कहीं इस निचले वाले नगर में रहा करते थे। तो ये एक डिवीजन था, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने को मिलती है, बहुत जटिलता नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें ये चीज है। ठीक है, महलों एवं विशाल मंदिरों का अभाव। अगर हम बात करें इसी के समकालीन मेसोपोटामिया के सभ्यता की, तो वहां पे राजा की एकदम अच्छी तरीके से भूमिका देखने को मिलती है, शानो शौकत की चीजें देखने को मिलती है, और महल विशाल, वहां पे मंदिर जिसको हम लोग जिगुरत के नाम से जानते थे, कहीं ना कहीं जो जिगुरत हुआ करते थे वो मंदिरों का ही एक स्वरूप था। तो मेसोपोटामिया के अंदर हम तो मंदिरों को देखते हैं, लेकिन भारत के अंदर इनका अभाव था। स्त्री सम्मान का संकेत, क्योंकि महिलाओं को भी बराबर जो भी आभूषण वगैरह थे, या फिर जो भी पहनावा था, या फिर जो मूर्तियां जो मिली हैं, जैसे मातृ देवी की पूजा की संकल्पना की जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें महिलाओं को सम्मान करती हुई प्रतीत होती हैं। परिवार व्यवस्था बहुत विकसित रूप में थी, क्योंकि पूरा एक समुदाय का विकास हो गया था, एक दूसरे से रिलेशन संबंध स्थापित हो गए थे, एक पूरा सोसाइटी बन रही थी। तो इस समय जो था कि पूरा एक परिवार व्यवस्था जो है वह विकसित अवस्था में पहुंच चुकी थी। अगर हम बात करें इनका आर्थिक जीवन, पैसे कहाँ से लाते थे, या फिर कैसे लेन देन करते थे, चीजों को क्या खरीदते थे, क्या बेचते थे, क्या उगाते थे, तो सबसे चीज है कि कृषि, हमने बार बार कहा कि कृषि जो था इनका मुख्य व्यवसाय होगा। ठीक है, और कृषि में इन्होंने क्या क्या बोया, देखिए गेहूं और जौ, और सबसे जो अनोखी चीज है वो है कपास। ठीक है, अभी किसी भी सभ्यता में, दुनिया के किसी भी सभ्यता में, या उस समय की जो समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता थी या सुमेरियन की जो सभ्यता थी, उसके अंदर कपास की खेती नहीं होती थी। लेकिन भारत ही ऐसा देश है जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गेहूं और जौ, जो मेसोपोटामिया में भी गेहूं और जौ देखने को मिलता है, लेकिन कपास जो है वो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि पशुपालन का व्यापक उपयोग किस लिए करते थे, देखिए अभी
इस काल में तो अभी गाय के बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन बैल के साक्ष्य जरूर मिलते हैं, एक श्रृंगी पशु के, इस तरह के जानवरों के हमें साक्ष्य मिलते हैं। व्यापार आंतरिक व बाह्य, ऐसा नहीं था कि सिर्फ अंदर भारत के देश के अंदर ही, सिर्फ भारत महाद्वीपी में भी व्यापार करते थे। यह लोग जो है व्यापार बाहर के सभ्यताओं के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेसोपोटामिया के बहुत सारे जो अभिलेख मिले हैं उसके अंदर यह बताया गया है कि किस तरीके से मेलुआ के साथ व्यापार होता था, और मेलुआ जो है इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। ठीक है, लोथल व्यापार करने के लिए जो लोथल था गुजरात के अंदर, वो बहुत ही फेमस जगह था। लोथल के अलावा एक और आपका जगह है सुरकोतड़ा, गुजरात के अंदर सुरकोतड़ा, और यहां से घोड़े का साक्ष्य मिलता है। घोड़े का साक्ष्य का मतलब कि घोड़े की, बैलगाड़ी की जो ये साक्ष्य मिलते हैं, कहीं ना कहीं यह हम जो वहाँ के खिलौने मिले जो छोटे बच्चे अपना खेलने के लिए यूज करते होंगे, वो उस तरह की आकृतियों को दिखाने का, जब आकृतियां बनी हैं, खिलौने बने हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस समय ये सब चीजों का प्रयोग हो रहे होंगे। मुद्राओं के स्थान पे मुहरों का प्रयोग, उस समय पैसा वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, उस समय सिर्फ मुहर हुआ करती थी, स्टैंप हुआ करते थे, उसी स्टैंप के बेस पे यह व्यापार किए जाते थे। मानक माप तौल प्रणाली, देखिए 16 के अनुपात में अगर इनका माना जो बटखरा देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट माप के बने हुए थे कि ये बटखरा है, इतना वजन रहेगा तो इतना वजन। तो उस समय मानक प्रणाली को अपनाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग था, और हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता ने वाकई में यह कमाल करके दिखाया था। स्थलीय व समुद्री व्यापार, स्थलीय व्यापार भी होते थे और समुद्री व्यापार। अगर मेसोपोटामिया की बात किया जाए तो ज्यादातर वो लोग स्थलीय व्यापार करते थे, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो स्थलीय व्यापार भी करते थे और समुद्री व्यापार भी किया करते थे। अगर बात किया जाए विदेशी संपर्क के प्रमाण, बताए हैं अभी बताए हैं कि किस तरीके से विदेशी संपर्क के प्रमाण देखने को मिलते हैं और कहां से मिलते हैं, जब मेसोपोटामिया की हम लोग लिपि को पढ़ते हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए कि इनका धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक धर्म कहां से आता है, प्रकृति की पूजा। उस समय लोग प्रकृति में ही रह रहे थे, ऐसा तो कुछ था नहीं कि बहुत सारे मंदिरों का विकास हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है जब प्रकृति के अंदर रह रहे हैं तो प्रकृति की पूजा ही करेंगे। एक मातृ देवी की पूजा जो आपको नौपसाड़ काल में भी देखने को मिली और उसके पहले भी देखने को मिली, वो मातृ देवी की पूजा इस काल तक भी चलती चली आएगी, और आने वाले समय में भी मातृ देवी का जो पूजा है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। पशुपति की पूजा, आद्य शिव की अवधारणा, एक ऐसी मूर्ति मिली थी जिसको माना जा रहा था कि यह शिव के ही अनंत रूप हैं, और शिव के रूप में ही पशुपति की पूजा की अवधारणा देखने को मिलती है। वृक्ष और पशुओं की पूजा, आज भी हमारे जो हिंदू धर्म में वृक्ष की पूजा, पशुओं की पूजा की जाती है। कहीं ना कहीं इसी का एक प्रक्रिया स्वरूप एक लंबा प्रमाण देखने को मिलता है। अग्नि पूजा के प्रमाण, अग्नि पूजा हमने देखा था कि किस तरीके से नौपसाड़ काल में भी, मध्य पसाड़ काल में भी और उसके पहले पूरा पसाड़ काल में भी अग्नि पूजा को अग्नि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। और मंदिरों का अभाव था, जैसा कि हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे मंदिरों का अभाव था। अगर हम बात करें कि इनका दैनिक जीवन, डेली लाइफ कैसा था, तो जाहिर सी बात है कपास की खेती करने लगे थे, और कपास की खेती इसलिए किया जाता है कि हम उससे कपड़े बना सकें और कपड़े बनाकर उसको पहन सके। तो सूती व वोनी वस्त्रों का प्रयोग करना सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण देन बन गई। आभूषणों का प्रचलन था, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण को पहना करते थे। यह अपने आप में एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट देखने को मिलता है। मिट्टी के बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे ऐसे मिट्टी के जो टेराकोटा वगैरह से जो बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास करती हैं उस समय की समाज को, कि उस समय के समाज में क्या क्या चीजें, क्योंकि बड़ी चीजें तो बच नहीं पाई थी, लेकिन जो मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बचे थे उसके अवशेष, जो उसके पूरा अवशेष हमें आज मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए समझने का एक अवसर भी प्रदान करते हैं इतिहासकारों को कि इस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उनका दैनिक जीवन कैसा था, उनका लाइफ कैसा था। स्वच्छता पर बहुत अधिक जोर, स्वच्छता पर अधिक
जोर देने का मतलब ये है क्योंकि उनकी जो नालियां बनी हुई थी वो बिल्कुल ढकी हुई, साफ सुथरी, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से थी। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास करता है कि अपने आप को बहुत ही स्वच्छ रखने का प्रयास करते थे। इनकी जो जीवन थी वो बहुत ही साधारण जीवन शैली हुआ करती थी, जो अपने आप में ये बताने का प्रयास करती है कि किस तरीके से एक विकसित सभ्यता का विकास करने के बावजूद जो अन्य सभ्यताओं को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं उससे डिफरेंट होते हुए भी अपने आप में बहुत सारी ऐसे चीजों को समेटी हुई है जो हमारे लिए गर्व की बात है, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि भारत के अंदर एक ऐसी प्राचीन सभ्यता विकसित थी। धन्यवाद।